नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 9 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है अ केस फॉर एक्सटेंशन और ये बात करता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा जो 100 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको अब बढ़ा देना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ये लिंक होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ ही साथ ये लिंक होता है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाकई में क्या है। तो इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये 1991 में सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय इस तरीके की योजना के बारे में सोचा गया था और एक पायलट स्कीम को चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसके 3 एम थे। पहला था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और तीसरा था कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और इस स्कीम को उस समय नाम दिया गया था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। और यही आगे चलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में तब्दील हुई, जब इसको मर्ज कर दिया गया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के साथ। तो आइए अब देखते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है, इसके द्वारा 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर यहाँ हमें पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक अगले साल की। और इसमें सारे रूरल हाउसहोल्ड्स को कवर किया जाता है जिनके एडल्ट मेंबर्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहली बात कि 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट है और हर रूरल हाउसहोल्ड इसके लिए एलिजिबल है जिसके एडल्ट मेंबर्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हैं। और इसके जो कोर ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि एक तो 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाए एक फाइनेंशियल ईयर में हर एक हाउसहोल्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी डिमांड के अनुसार। और इसके द्वारा प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट किए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और ये गरीब लोगों के लिए एक जीवन जीने का जरिया भी बनता है। और इसका एक और उद्देश्य है कि सोशल इंक्लूजन को भी प्रमोट करना, प्रोत्साहन देना। और साथ ही साथ ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं, जैसे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इत्यादि, उनको भी और शक्ति प्रदान करता है क्योंकि मनरेगा प्रोग्राम में उनका अहम रोल है। और ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसे 23 अगस्त 2005 में पारित किया गया था भारतीय संसद के द्वारा और इसको नोटिफाई किया गया था फरवरी 2, 2006 में। और शुरुआत में इसको 200 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया था। तो ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 2005 में इसको पार्लियामेंट ने पास किया था इस एक्ट को। और शुरुआत में इसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बाद में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया है। तो ये जो नाम बदला गया है ये हुआ है 2 अक्टूबर 2009 में एक अमेंडमेंट के द्वारा और इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाम बदला गया है 2009 में। कहीं कहीं इसको 2010 भी दिया गया है, लेकिन जो मनरेगा की वेबसाइट है उसमें 2009 ही कहा गया है। और ये सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी देश भर में हैं वहाँ एप्लीकेबल है, वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इस वेबसाइट के अनुसार ये 644 डिस्ट्रिक्ट्स जो पूरे देश में हैं, जहाँ की ग्रामीण पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है।
यहाँ एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहाँ की 100% पॉपुलेशन अर्बन है वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। और कुछ खास बातें हैं मनरेगा के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक बॉटम अप स्कीम है, लोगों के ऊपर केंद्रित है, डिमांड ड्रिवन है कि जैसे ही रोजगार की डिमांड होगी वैसे ही आपको रोजगार दिया जाएगा। सेल्फ सिलेक्टिंग है, यानी कि आप अपने आप को खुद एनरोल करा सकते हैं इसमें। और ये राइट्स बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि इस प्रोग्राम के द्वारा आपका अधिकार है काम लेने का अगर आप उसके लिए तैयार हैं। और जितनी भी प्लान और डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंतर्गत वो ओपन असेंबलीज में की जाती है ग्राम सभा में, और उसको फिर रेटिफाई किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। और सोशल ऑडिट भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि अकाउंटेबिलिटी लाता है पूरे प्रोग्राम में। तो ये सब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। एक और चीज जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए वो है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, क्या ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग हैं? तो ये दोनों अलग अलग हैं। मनरेगा एक्ट है और जब ये स्कीम जुड़ जाता है तो ये एक स्कीम हो जाती है, और ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है इस एक्ट के अंतर्गत। तो कई बार इसको समानांतर रूप से यूज किया जाता है, लेकिन हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट के द्वारा पारित है और ये नेशनल लेवल पे एप्लीकेबल है, जबकि ये जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इम्प्लीमेंट होती है और ये स्टेट लेवल है। और मनरेगा का जो एक्ट है उसमें कोई संशोधन या चेंजेस करना है तो उसका अधिकार सेंटर के पास है, जबकि अगर स्कीम में कोई बदलाव लाना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के कार्यक्षेत्र में आता है। और मनरेगा को 7 सितंबर 2005 में नोटिफाई किया गया था, जबकि जो स्टेट वाली स्कीम्स हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो हर स्टेट ने अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई की है, लेकिन मनरेगा कानून के 1 साल के अंतर्गत सारे राज्यों ने इसको लागू कर दिया था स्कीम्स को। तो आइए इस बैकग्राउंड के बाद देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत 8.4 लाख गरीब परिवारों ने काम करते हुए 100 दिन की सीमा में से कम 80 दिन पूरे कर लिए हैं, और उनमें से 1,40,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 दिनों का कोटा पूरा कर लिया है। और एडिटोरियल बताता है कि ये संख्या अगर टोटल 4.6 करोड़ परिवारों को देखा जाए जो कि मनरेगा के अंतर्गत इस साल जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है, तो ये संख्या काफी कम लगती है। लेकिन साथ ही अगर इस आंकड़े को इस नज़र से देखा जाए कि इन गरीब परिवारों ने केवल 2 महीनों यानी कि मई और जून में ही इतने दिनों का काम कर लिया है मनरेगा के अंतर्गत, तो हमें पता चलता है कि कितना बड़ा आर्थिक संकट पूरे देश भर में व्याप्त है। और इसीलिए ये मांग उठ रही है कि ये जो 100 दिनों की समय सीमा है इसको बढ़ाया जाए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर आज की डेट में देखा जाए तो मनरेगा के अंतर्गत 7.6 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है जो लोग मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत रजिस्टर हैं और उनके पास जॉब कार्ड्स हैं। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत बुरी है, और एक जो लंबे लॉकडाउन चले हैं कोविड-19 पैंडेमिक से बचने के लिए, और इस बीच काफ़ी जगह जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उन्होंने वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों का रुख किया है। तो ऐसे सारे लोगों के लिए मनरेगा एक वरदान के रूप में साबित हुआ है और उसने काफ़ी रिलीफ भी पहुंचाई है ऐसे गरीब परिवारों को। और अब सरकार ने मॉनसून सीजन में भी इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है जो कि ऐसे लोगों को लाभान्वित करेगा। और एडिटोरियल कहता है कि इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2/3 राज्यों में मनरेगा के तहत काम की मांग पिछले वर्ष की तुलना में कई जिलों में 2 गुना या 3 गुना बढ़ी है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो प्रवासी श्रमिक थे वो अब शहरों से वापस घरों की तरफ लौट आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लौट आए हैं, और इस प्रक्रिया को रिवर्स माइग्रेशन भी कहा गया है। ये टर्म भी आपको पता होना चाहिए। जनरली हम माइग्रेशन को समझते हैं कि रूरल से अर्बन, लेकिन जब रिवर्स माइग्रेशन की बात है तो ये अर्बन से रूरल एरियाज की तरफ हो रहा है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि कुछ राज्यों ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अभी भी लॉकडाउन का सहारा लिया है, और इसके परिणाम स्वरूप ये लगता है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, और जो जॉब की सिचुएशन है वो भी अभी हाल फिलहाल में काफ़ी संभलती हुई नहीं नज़र आ रही है। जबकि ऐसा लगता है कि अगर मॉनसून अच्छा रहेगा तो कृषि कार्यों में मजदूरों के लिए काम
बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर पूरी स्थिति का जायज़ा लिया जाए तो ऐसा लगता है कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी काफ़ी समय के लिए, और इसीलिए लगातार ये मांग उठ रही है कि ये जो 100 दिनों की सीमा मनरेगा कार्यक्रम में लगी हुई है इसको एक्सटेंड किया जाए। और एडिटोरियल भी कहता है कि कम से कम राज्यों की स्थिति देखकर सेंटर को ये करना चाहिए कि अगर वो पूरे नेशनल लेवल पे नहीं तो कुछ राज्यों जहाँ की मनरेगा में ज़्यादा काम की मांग उठ रही है तो उनकी स्थिति को देखते हुए सेंटर को कुछ स्टेट्स को अलाउ करना चाहिए कि ये 100 दिनों की सीमा को बढ़ाया जा सके। और साथ ही एडिटोरियल ये भी कहता है कि शहरों से अब प्रवासियों के वापस लौटने के कारण क्योंकि मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसका एक प्रभाव ये भी हो सकता है कि जो वेजेस मिलते हैं रूरल एरियाज़ में वो अब कम हो जाएं। तो इसलिए भी मनरेगा जैसे प्रोग्राम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और एडिटोरियल आगे बताता है कि 1 दशक पहले इस योजना के लागू होने के बाद से इस योजना ने लगातार फसल की विफलता और कृषि संकट के दौरान ग्रामीण निवासियों के लिए एक इंश्योरेंस का काम किया है, एक बीमा का काम किया है। लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अभी भी मनरेगा को लेकर संकुचित है और वो केवल इसको एक कठिन परिस्थिति से बचने हेतु एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जबकि एडिटोरियल का मानना है कि मनरेगा जो पूरी इकोनॉमी में कमी आई है और जो अर्थव्यवस्था की रिकवरी को अब बाधित कर रहा है उसमें भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है अगर इस कार्यक्रम को और अच्छे तरीके से फैलाया जाए पूरे देश भर में और इसके अंदर अर्बन एरियाज को भी लेकर आया जाए। आगे एडिटोरियल कहता है कि मनरेगा की सफलताओं और विफलताओं से मिलने वाले सबक से सरकार को सीखना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब गारंटी प्लान को लेकर आना चाहिए जो कि ग्रामीण भारत के साथ साथ शहरी भारत को भी कवर कर सके। और अगर ऐसा कोई प्रोग्राम सरकार लेकर आती है तो ना केवल वो संकट को कम करने के अलावा जो कंजम्पशन है उसको भी प्रोत्साहित करने में मदद देगी और इससे जो आर्थिक सुधार है उसको गति मिलेगी। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि इस दिशा में सबसे पहला कदम शायद 100 दिन की जो सीमा मनरेगा के अंतर्गत रखी गई है उसको बढ़ाना एक सही और प्रशंसनीय कदम हो सकता है सरकार के द्वारा अभी की स्थिति को देखते हुए। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है मनरेगा के बारे में कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2005 में लॉन्च हुआ है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको सेंट्रल लेवल पे देखती है। और कितने दिनों का रोजगार मिलता है, गारंटीड रोजगार, तो 100 दिनों का है जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए दिया जाता है और ये राइट टू वर्क को क्रियान्वित कर रहा है। तो मनरेगा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और कब इसका नाम बदला गया, तो वो 2009 में बदला गया। मेंस की अगर बात की जाए तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जिसमें आपको समीक्षा करनी पड़ सकती है मनरेगा प्रोग्राम की कि क्या इसके पॉजिटिव्स रहे हैं, क्या इसकी सफलताएं रही हैं, क्या इसकी विफलताएं रही हैं और इसको कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मनरेगा जैसे प्रोग्राम की ज़रूरत अर्बन एरियाज़ के लिए भी है, शहरी इलाकों के लिए भी है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और अंत में आपसे प्रश्न पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनकी क्या भूमिका है मनरेगा प्रोग्राम में और उस भूमिका को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।